नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार और स्वागत आप सबका भारत की पाठशाला में। हम लोग यहाँ क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी सोशल साइंस को कवर कर रहे हैं। ये जो है चैप्टर 4 का फाइनल पार्ट है। इसके पहले जितना भी पार्ट आ चुका आप उसको जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही इसको देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। हम लोग अब तक में क्या पढ़ चुके हैं? अब तक हम लोग ब्रिटिश के बारे में पढ़े, कैसे वो रूल किए, कितना परेशान किए लोगों को। अब जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो ग्रेट रिवेलियन ऑफ 1857 की क्रांति। ये बहुत फेमस क्रांति है, भारत में बहुत लोग इसके बारे में बात करते हैं। इसको भारत का सबसे पहला क्या बोलते हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ब्रिटिश जो है ना, इसको सिपाही म्यूटिनी बोलते हैं। बताइए, वो बोले कि ये कोई आंदोलन था नहीं, कोई क्रांति था नहीं, बस कुछ सिपाही थे, उनको लगा कि उनको साथ गलत हो रहा है, अब वो यहाँ पे म्यूटिनी कर दिए। वो नहीं कह रहे हैं इसको, क्योंकि जानते थे इतना बड़े लेवल पे हुआ था। इसको दुनिया भर में वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि नहीं, ये तो वो छोटा घटना था, आप इसको बढ़ा चढ़ा के क्यों बता रहे हैं। सिपाही क्या होते थे? सिपाही इंडियन सोल्जर थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे। ऑफिसर जो बड़े लेवल के ऑफिसर होते थे सारे आपके ब्रिटिश ही होंगे। जो सिपाही होते उनको कम वेतन मिलता था, ज़्यादा सैलरी वैलरी था नहीं, उनको बहुत सुविधा कम था, उनको यहाँ पे सिपाही कहा जाता था। इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे हिस्टोरियन बोले कि सिपाही म्यूटनी नहीं था, ये ग्रेट रिवेलियन था 1857 का। मतलब ये पहला बार इतने बड़े लेवल पे भारत में एक आंदोलन हुआ जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का सत्ता जा सकता था। समझिए, चल ही गया था। अगर सही से कोऑर्डिनेट किया जाता तो ये छोटा मोटा घटना नहीं था। ब्रिटिश अपना इज्जत बचाने के लिए तो सिपाही म्यूटनी बोलता है, लेकिन हमारे बड़े बहुत सारे हिस्टोरियन बोलते नहीं, ये ग्रेट रिवेलियन ऑफ 1857 था। ठीक है, अब देखिए इसको एक्सप्लोर करते हैं। व्हाई डू यू थिंक सिपाही म्यूटिनी को रिजेक्ट कर दिया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद में? तो आप इसके बारे में बताइएगा, क्योंकि बड़े लेवल पे हुआ था। लेट्स देखिए, आपका इमेजिनरी डिपिक्शन ऑफ सिपाही रिवेलियन एट मेरिट। एक इमेजिनरी डिपिक्शन है कि किस तरीके से ये चीज़ हुआ होगा। अब देखिए, अर्ली साइन ऑफ डिस्कंटेंट। अभी रिवॉल्ट हुआ क्यों? ठीक है, डिस्कंटेंट होने का बहुत कारण था इन सिपाहियों के बीच में। क्या यहाँ पे वेल्लोर म्यूटिनी हुआ था? क्योंकि वहाँ पे नया यूनिफॉर्म लेकर आ गए जिसमें हिंदू और मुस्लिम का जो रिलीजियस प्रैक्टिस था, बोले आप उसको फॉलो नहीं करेंगे। अब भारत में आदमी अपने धर्म से बहुत जुड़ा हुआ है, धर्म से छेड़छाड़ वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो हिंदू और मुस्लिम जो लोग यहाँ पर सिपाही थे उनको कहा गया तुम मेरा बनाया हुआ नियम फॉलो करो, हम जो यूनिफॉर्म का रूल ले गए तुम उसको फॉलो करो। तो इसको खिलाफ वेल्लोर में आपको म्यूटिनी हुआ। सिपाही जो था अपना रिलीजियस मार्क नहीं पहन सकता था। फोरहेड में आपको उसको सेव करना पड़ता था बीएड में। अब इस्लाम में तो बीएड को सही नहीं माना जाता है, तो लोग को लगा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है। और वो वेल्लोर फोर्ट को क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते थे। तमिलनाडु में वेल्लोर है, बहुत सारे ब्रिटिश को मार देते थे। लेकिन वाहिद बात है कि वो लोग नंबर्स कम था, तो ब्रिटिश आते थे, क्रश करते थे रिवॉल्ट को। कितने लोग को फांसी दे दिए, फांसी दे के डर फैलाते थे कि तुम मेरे खिलाफ जाओगे, देखो क्या अंजाम होगा। बहुत बुरी तरीके से उसको सप्रेस करते थे। और भी लोग क्या एंगर का कारण था। बहुत सारे सिपाही जो थे फार्मिंग फैमिली से आते थे। फार्मर के बारे में तो हमको बताए ही, जो इतने ज़्यादा वहाँ पर फेमाइन पड़ा, करोड़ों लोग भूख से मर गए और इन्होंने कुछ नहीं किया किसानों के लिए। उतने उन फैमिली से कितने सिपाही होते थे, उसको भी लेके उनको मैं बहुत गुस्सा था कि ये लोग तो कुछ कर नहीं रहे हमारे किसानों के लिए, ये लोग तो बर्बाद करके छोड़े हैं। और साथ में 1857 में एक रूमर भी फैला था ना कि जो नया बंदूक आया है उसका जो कार्ट्रिज है ना, वो काव और पिग फैट से मिलकर बना है, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के बिलीफ के लिए गलत है। जैसे कि हिंदू मानते हैं कि गाय का मांस अपवित्र है उनके लिए, और मुस्लिम मानते हैं पिग का जो फैट है, पिग का जो मांस है वो उनके लिए अपवित्र है। अब दोनों को मिक्स करके वो कार्ट्रिज बनाया गया है और उसको मुंह से काटना पड़ता है बंदूक को लोड करने के लिए। तो यहाँ पर रूमर से फैल गया था, इसको भी लेकर बहुत सारे लोग गुस्सा हो गए। ऐसे वो सच्चाई नहीं था उस चीज़ में, लेकिन इस तरह का रूमर फैलाया गया ताकि तब इससे भी बहुत लोग में एंगर आ गया। अब इसका रिवेलियन में हुआ क्या? बैरकपुर यानी आज का जो बंगाल है, वहाँ पर एक मंगल पांडे सिपाही थे। उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर पर अटैक कर दिया कि तुम हमको ये बंदूक दे क्यों रहे हो, ये हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहा है। लेकिन उनको पकड़ लिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया। लेकिन जब उनको फांसी दिया गया ना, तो और लोग को गुस्सा है कि देखो हमारे तो हम इनके लिए काम कर रहे हैं, हमारा कोई इज्जत ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है, हमारी बात का कोई पूछ नहीं है, और लोग इनको हमेशा हमें ऐसा ही ट्रीट किया जाएगा। तो और लोग में गुस्सा फैला। तो ये गुस्सा फैलते फैलते बैरकपुर से मेरठ पहुँच गया, उत्तर प्रदेश। वहाँ पे बहुत सारे सिपाही बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिए और दिल्ली रवाना हो गए। वो बहादुर शाह जफर को डिक्लेयर किए कि ये हमारे ही नेता हैं। मुगल एम्परर के जो आखिरी रूलर थे बहादुर शाह जफर, उनको लीडर बनाया कि इनके नेतृत्व में हम एक लड़ाई लड़ेंगे, वार लड़ेंगे ब्रिटिश के खिलाफ।
और एक्चुअली मिलिट्री कंट्रोल वाज विथ कमांडर नॉट अ एम्परर, लेकिन एक्चुअली मिलिट्री का कंट्रोल कमांडर के पास था, एम्परर के पास था नहीं। अब देखिए स्प्रेड ऑफ द रिवॉल्यूशन, अब धीरे धीरे नॉर्दर्न इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में फैलने लगा। सिपाही जो है, सिपाही कानपुर को कैप्चर कर लिए, लखनऊ, झांसी, कितने एरिया को कैप्चर है वो कर रहे हैं। कानपुर में नाना साहब जो थे, आखिर जो हम मराठा के बारे में पढ़े थे, जो पेशवा का रूल आया था, तो ये पेशवा थे नाना साहेब, उन्होंने रिवेल को लीड किया। अब वो एग्री किए कि वो जो सेफ पैसेज देंगे ब्रिटिश सिविलियन को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक और चीज़ क्या हुआ, जो नाना साहब थे ना, वो ये नहीं थे, चाह रहे थे ना कि लोगों को मारा जाए। ब्रिटिश में जो सिविलियन, भारतीय, जैसे कि ब्रिटिश के बहुत सारे जो आम जनता, किसे भारत की आम जनता, वो भी ब्रिटिश वाले यहाँ रहा करते थे, बहुत सारे लोग के पत्नी होंगे, बच्चे होंगे, तो वो कहें कि ठीक है, कानपुर को हम अपने कब्जा तो ले लिए हैं ब्रिटिश से, लेकिन जो बाकी लोग उनको हम छोड़ देंगे, ऐसा नहीं उनको हत्या कर दें। हम ब्रिटिश वाले थोड़ी जो क्रूर है सबके लिए, लेकिन हुआ क्या, कुछ लोग क्या करते हैं, वो ब्रिटिश वाले जो ब्रिटिश की वुमेन हैं, चिल्ड्रन, उनको भी मार देते हैं। तो ये और ज़्यादा इससे ब्रिटिश जो है बुरी तरीके से भी सप्रेस करेंगे बाद में रिवॉल्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर एक गलती इनसे होता है। अब देखिए ब्रिटिश रिस्पॉन्स क्या होता है। अब इतना जब कैप्चर हो गया तो ब्रिटिश जो है दिल्ली को रिकैप्चर कर लिए। सितंबर 1857 में बहुत लोग को मारा। वो देखिए कि इतना बड़ा विद्रोह हो रहा है, तो पूरा आर्मी लेकर आए, अब बहुत लोग को मारे। कानपुर में तो मास एक्सिक्यूशन किए, लोग में डर फैलाए कि तुम हम पे ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ खड़े हो, तुम्हारे में इतना हिम्मत कैसे हुआ, तो मेरे ही खिलाफ खड़े हो गए है, तुम्हारा औकात क्या है, तुम लोग जो भारतीय हो तुम्हारा क्या औकात है, और तुम हमारे खिलाफ खड़े होने की कोशिश कर रहे हो। तो बहुत बुरी तरीके से उनको मारा गया, ठीक है। पूरा डर फैला गया, कितना नदी के किनारे लाश ही लाश पड़ा हुआ है, इस तरीके का हुआ। कितना लोग को पूरा नदी के किनारे पेड़ पे लटका के फांसी दिया गया, पब्लिकली दिखाया गया कि देखो तुम्हारा क्या है, तुम लोग विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हो, यही अंत होगा जो तुम लोग देख रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हुआ। अब रिविलियन फेल क्यों हुआ, ये जो विद्रोह हुआ था ना, फेल होने के कारण ये था ना कि यहाँ पे यूनिफाइड नहीं था। देखिए अचानक आर्मी वाला भी गुस्सा आया, सिपाही को गुस्सा आया, वो लोग अटैक करने निकल गए। कोऑर्डिनेट नहीं कि कब हमको क्या करना है। तो जब आप कोऑर्डिनेट ही नहीं करेंगे और आप बस गुस्से में काम करेंगे तो लंबा टाइम तक आप टिक नहीं पाएंगे। आपको बहुत दिमाग से सोचना पड़ेगा कि हमको किस टाइम पे क्या करना है, ठीक है। कुछ लीडर्स थे, अच्छा काम किए, लेकिन पूरी तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं था। और इट प्लांटेड अ सीड द फॉरेन रूल वाज अनएक्सेप्टेबल, लेकिन एक माइंड में लोगों को डाल दिए कि ये विद्रोह किया जा सकता है, इनके सत्ता को हिलाया जा सकता है, और बाद में फ्रीडम स्ट्रगल के लिए इंस्पिरेशन बनता है, ठीक है। 1858 में ब्रिटिश क्राउन टुक डायरेक्ट कंट्रोल फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी। और देखिए आपका 1757 का बैटल ऑफ पलासी से जब ब्रिटिश वाले यहाँ रूल कर रहे तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रहा, जो कि एक कंपनी था इंग्लैंड में, ठीक है, वो रूल कर रहे थे। तब यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छा से भारत को लगता नहीं चला पा रहा है, ये तो विद्रोह कर हमारा सत्ता चला जाएगा। तब ब्रिटिश वाले ने बोला कि अब हम डायरेक्ट रूल करेंगे। वहाँ के महारानी बोले अब हम यहाँ डायरेक्ट रूल करेंगे, हम डायरेक्ट रूल बनाएंगे, आप कंपनी आप साइड हुई वहाँ से, ठीक है। अब यहीं से इसको ब्रिटिश राज बोला जाता है। पॉलिसी यहाँ पे चेंज हुआ। अब यहाँ पे नए एरिया को जीता नहीं जा रहा है, अब जितना जीत चुके हैं उसको कंट्रोल करना है, इस तरह के आवाज़ को दबाना है, जो भी विद्रोह होगा उसको पहले ही क्रश करो, ठीक है। इंडियन आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया गया ताकि लोग यूनाइट ना हो जाए रिवॉल्ट करने को लेकर। देखिए आपको इस बैटल में आपको 2 लोग को मैंने पढ़ना है। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की वो रानी थी, बहुत ब्रेवली वो लड़ी और तात्या तोपे के साथ मिलकर वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी, और झांसी को स्केप की, फिर ग्वालियर फोर्ट को कैप्चर की, वहाँ के वेपन्स को ली, ट्रेजरी को ली, ठीक है, लेकिन उनको भी मार दिया गया, शहीद हो गई बेचारी 18 जून 1858 में। और ब्रिटिश ऑफिसर, इवन ब्रिटिश के एक ऑफिसर ने उसको कहा बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट ऑफ द रिबेल। सोचिए इस तरीके से लड़ाई करी कि ब्रिटिश वाले ने उनका तारीफ किया। और फिर एक थी बेगम हजरत महल, अवध की थी, वो भी ब्रिटिश के रूल को बहुत रेसिस्ट की, उनके किंगडम को एनेक्स कर लिया गया था। एक्चुअली में अवध सब्सिडरी अलायंस के थ्रू ब्रिटिश का साथी ही था, लेकिन वहाँ के जो महाराज थे, बादशाह थे, उसको ब्रिटिश ने बोला कि तुम सही से रूल ही नहीं कर रहे हो, तुमको तो रूल ही नहीं करने आता है। उसको साम्राज्य को अपने अंडर में मिला लिया, अवध को अपने अंडर में मिला लिया। इससे लोगों को बहुत गुस्सा आया कि आप हमारे राजा को कैसे हटा सकते हैं। तो बाद में वह भी एक कारण बनता है, ये लोग विद्रोह में पार्ट करते हैं। अवध की जो बेगम हजरत महल, और वो लखनऊ में डिफेंस में को लीड करती है, और बाद में नेपाल भाग जाती सेफ पैसेज के थ्रू। ब्रिटिश प्रॉमिस एंड इंडिया वार्निंग। क्वीन विक्टोरिया ने जब भारत में अपना रूल को, मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी से जब ब्रिटिश सरकार ने रूल अपने हाथ में लिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्ट जब हाथ में लिया, तो क्वीन विक्टोरिया ने कहा
कि अब हम आपके धर्म में रिलीजन नहीं इंटरफेयर करेंगे। धर्म में हम समझ गए कि आप लोग धर्म को छुएंगे तो आप लोग अटैक करेंगे हम पे, और ज़्यादा हम भारतीयों को मौका देंगे एडमिनिस्ट्रेशन में। लोग कुछ कुछ बात बोली कि आप विद्रोह नहीं कीजिए, लेकिन ये सब बस बोलने का ही बात था। इन लोग का रूल बहुत और ख़राब हुआ। बेगम हजरत महल ने वार्निंग दिया कि ब्रिटिश नेवर फॉरगिव एनी फॉल्ट बिग और स्मॉल। उन्होंने कहा कि तुम इनके चक्कर में मत पड़ो। बेगम हजरत बोले भारतीय लोगों को, ये लोग कुछ नहीं भूलते हैं। ये लोग सोचिए अगर जो भी इतना लोग मारे गए हैं, इतना आपने विद्रोह किया ना, उसका हमेशा बदला लेंगे। और हुआ भी। अब देखिए उसके बाद तो और लूटा इन्होंने। तो ये स्थिति बहुत बेकार हुआ। लेगेसी ऑफ यूरोपियन कॉलोनियलिज्म इंडिया। अब सोचिए भारत में जो इतना समय तक कॉलोनियल लोग रहे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। ब्रिटिश रूल जो वाज नॉट अ सिविलाइजिंग मिशन, देखो ब्रिटिश का रूल को सिविलाइजिंग मिशन था नहीं। वो बोलते थे हम आपको सुपीरियर बनाने आए हैं, आप छोटे लोग हैं, आप कमजोर हैं, आप नीच हैं, हम आपको सिविलाइज करेंगे, आप जंगली हैं, हम आपको ठीक करेंगे। लेकिन ऐसा था नहीं। यहाँ इतना सारा रिसोर्स था ना, उसको लूटने के लिए आए थे। वो देखे कि इतना पैसा है इनके पास है, वो मेरे पास होना चाहिए, तो इसको लूटो, इसको लड़ाई करो, ये उन्होंने किया। इंडिया सिविलाइजेशन वॉज ओल्डर देन यूरोप। भारत का सिविलाइजेशन तो यूरोप से इतना पुराना है जी। भारतीयों को क्या नीड है यूरोप का? यूरोप तो बाद में डेवलप हुआ, पहले तो भारत कब का डेवलप था। लेकिन यहाँ तो एक्सप्लॉइट करना है, यहाँ पे एब्यूसिंग किए, वायलेंस फैलाएं, लोगों को मारा काटा, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने किया यहाँ पर आकर, ठीक है। अनइंटेंडेड इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल। अब कुछ चीज़ अच्छा भी हो गया कॉलोनियल रूल से। वो देखिए भारत अब और देशों से कनेक्ट हो पाया। अब जैसे ब्रिटिश बहुत जगह रूल कर रहे थे, यहाँ के कुछ लोग जो है ट्रेड में रिलेट किए और लोगों से यहाँ पे कनेक्ट कर पाए। ब्रिटिश जो है भारत में ज्योग्राफी को अच्छे से डॉक्यूमेंट किया, बहुत सारे एथनिक ग्रुपों के बारे में लिखा, मॉन्यूमेंट, आर्ट, आर्किटेक्चर बनाया। आज बहुत सारे टूरिस्ट का स्पॉट है, तो वो हम लोग को थोड़ा फ़ायदा हुआ। कुछ पुराने रूइंस थे जो खो गए थे, उसको आर्कियोलॉजी के थ्रू वापस रीस्टोर किया, वो भी ब्रिटिश ने काम किया। ऑल्सो स्टोल थाउजेंड कल्चरल आर्ट। लेकिन भारत एक काम और इन्होंने किया कि यहाँ के बहुत सारे कल्चरल आर्टिफैक्ट चुरा कर ले गए यूरोप की, इन म्यूजियम में रखा हुआ है। ये मतलब ज़्यादातर तो खराब ही काम हुआ। अब कुछ वो चाहते नहीं थे, लेकिन इतना समय रूल किया तो कुछ अच्छा चीज़ भी हो गया। तो बहुत मिला जुला उनका रूल था, ठीक है। वाई डू वी से री ओपन इंडिया टू द वर्ल्ड, ये हमने क्यों कहा, आप इसको पढ़िए। कल्चरल एक्सचेंज को देखिए क्या है। ब्रिटिश जो है वो पहले से यूरोपियन नहीं थे जिन्होंने संस्कृत पढ़ा। पब्लिश फर्स्ट संस्कृत ट्रांसलेशन टू यूरोपियन लैंग्वेज मोटिवेशन। वो पब्लिश किए आपके क्या बोलते संस्कृत में, कोई इंग्लिश में। सम जेन्युइन एडमायर्ड इंडिया। बहुत सारे लोग देखिए संस्कृत में बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ था, उसको इंग्लिश में जब ट्रांसलेट किया गया तो बहुत सारे लोग ने उसको पढ़ा, बहुत सारे ब्रिटेन दूसरे देशों के लोगों ने। तो उनको लगा कि हाँ भारतीय कल्चर तो अच्छा है, मतलब बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखा हुआ था। बहुत सारे लोग उसको सपोर्ट भी करते थे। संस्कृत जो है यूरोप में, यूएसए में पढ़ा जाने लगा, उसका अपना इन्फ्लुएंस बना, राइटर, आर्टिस्ट। तो मतलब कुछ फ़ायदा भी हुआ उनके रूल से, कुछ कल्चरल यहाँ पर चीज़ें हुआ। लेकिन ओवर मोटा मोटी उनका रूल उतना अच्छा था नहीं, बहुत उन्होंने बर्बाद करके छोड़ा देश को। और उनका इम्पैक्ट हम आज तक फील करते हैं। आज तक कितना सारा उनके ही द्वारा बनाया गया चीज़ें हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अब कितना सही है कितना गलत है वो अलग टॉपिक ऑफ डिबेट है। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, जल्दी हम इसका फाइनल चैप्टर लेकर आएंगे। धन्यवाद।